राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 6.1 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, आज हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 6 का, और कुछ आगे जो थियरम्स हैं उससे आज हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। ठीक है, ड्रॉ ऑफ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे आपको फिगर भी बनाना है। इससे पिछले क्वेश्चन जितने भी थे सब जो क्वेश्चन देता था उसका फिगर आपको दे दिया जाता था। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप क्या करिएगा, एक फिगर बना लीजिए। मान लीजिए कह रहा है कि एक्स है, वाई है और जेड है। बोला है ना, एंगल एक्स वाई जेड, ये है आपका 64 का, तो ये आपका हो गया 64, राइट। उसके बाद कर रहा है इसको एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया पी तक, तो ये रहा एक्स वाई, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे कहाँ तक, पी तक। ठीक है, उसके बाद कर रहा है इफ रे वाई क्यू, यानी रे है तो इसका मतलब वाई से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो जो जेड वाई पी ये वाला एंगल है इसको बाइसेक्ट करा, तो जाहिर सी बात है रे है तो आप इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते, इधर भी, मतलब वाई से आप कहीं जा सकते थे। बट कंडीशन ये दे दिया कि आपको जो रे है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, जेड वाई पी पे, तो जेड वाई पी का तो फिर बाइसेक्टर आपको इधर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्यू। बात समझ में? और ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बाइसेक्ट मतलब होता है ना दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स वाई क्यू। वेयर इज एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि ये पूरा, और उसके बाद पूछा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी है इसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से करते हैं, पहले शायद अब ज़्यादा फिगर हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन से बात करते हैं। ठीक है, आप लोग गिवन जरूर लिखिएगा, और गिवन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। उसके बाद ये मत कर दीजिएगा गिवन फिगर के लिए, आप इंफॉर्मेशन के लिए फिगर बनाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करिएगा रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये आपका गिवन हो जाएगा। टू फाइंड में आपको इसको लिखना है, आई एम गोइंग टू डू सॉल्यूशन डायरेक्टली, राइट। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये वाला और ये वाला, ये तीनों नहीं लग रहे हैं कि ये इसी स्ट्रेट लाइन पे है। और जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा क्या होता है, 180 का उनका सम होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑन लाइन एक्स वाई पी। ठीक है, देखिए करते समय हमेशा फिगर को ध्यान रखते रहिएगा। एक्स वाई पी, इस लाइन पे आप कह सकते हैं सिंस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। लुक हियर, एक्स वाई जेड ये एंगल, जेड वाई क्यू ये एंगल, और क्यू वाई पी ये एंगल, ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे, 180 के। और रीजन मैंने बताया था, क्या लिखिएगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आया? ठीक ना, मैंने बताया था ना, दो एंगल होंगे तो लीनियर पेयर करिएगा, दो से ज्यादा होंगे तो स्ट्रेट एंगल कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा एक्स वाई जेड की जगह पे 64 प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180। 64 क्योंकि उसने दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, 64 को उधर ट्रांसफर करिए, और देखिए ये जेड वाई क्यू जो है, ये जेड वाई क्यू जो है और ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि क्यू वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू, लेट इट बी लाइक दिस, और क्यू वाई पी को भी आप क्या लिख सकते हैं, जेड वाई क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, इक्वल टू 180 माइनस 64। यहाँ पे रीजन क्या लिखेगा, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू, इसमें से अगर आप 180 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है,
116, राइट, मिलेगा ना। अब इसमें से 2 लाके इधर डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, एंगल जेड वाई क्यू विल बी इक्वल टू 58 डिग्री। 2 आएगा तो 116 को डिवाइड करेगा तो इतना आएगा ना, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जेड वाई क्यू हमको मिल गया, लेकिन हमको ये फाइंड नहीं करना था, हमको एक्स वाई क्यू फाइंड करना है और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ठीक है। ये तो हमें जरूरत थी, इसलिए क्यों जरूरत थी, क्योंकि देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला हमको एंगल चाहिए, तो उसके लिए इतना एंगल हमको दिया गया। अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाता तो हम दोनों को ऐड करके एक्स वाई क्यू निकाल सकते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना था। बस समझ में आया? इस वजह से हमको वो एंगल निकालना पड़ा क्योंकि इसकी जरूरत थी, है ना। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पूछा ही नहीं तो निकाल क्यों रहे हैं, बात समझ में आया? तो सोचने का हमारा ढंग यही था, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे नाउ सिंस एक्स एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, राइट। एक्स वाई जेड ये वाला और जेड वाई क्यू ये वाला, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू के बराबर आएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड आपको खुद 64 दे रखा है और जेड वाई क्यू आपने खुद 58 ले रखा है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, ओके। अब इनको ऐड कर दीजिए, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलने वाला है, 122। ऐड कीजिए, 8 और 4 12, 5 और 6 11 और 1, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, पहला वाला आप फाइंड कर लिए। अब बारी है आपको दूसरे वाला को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं अगेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिंस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल वाई सॉरी क्यू वाई पी। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करिएगा, उसमें 360 से उसी एंगल को माइनस कर दीजिएगा, बात समझ में आया? तो यहां से रिफ्लेक्स अगर पूछा है तो आप क्या करेंगे, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। और अगर बात करें इसको तो 360 तक तो ठीक है, क्यू वाई पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे क्यू वाई पी यही तो है, तो ये वाला इसके इक्वल था, मतलब आप लिख सकते हैं जेड वाई क्यू, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे। आप यहाँ पे भी रीजन लिख सकते हैं, फिर से क्या, वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, ठीक है। वाई क्यू जो है वो जेड वाई क्यू पी पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए वाई क्यू पी की जगह पे हम लोग जेड वाई क्यू लिख दिए, ठीक है। यहीं पे फिर से जो यहाँ पे हम लोगों ने रीजन लिखा था वाई क्यू पी के जगह पे जेड वाई क्यू, वही काम यहाँ पे भी वाई क्यू पी के जगह पे जेड वाई क्यू। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जेड वाई क्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और वो कितना है, वो है हमारा 58, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 302, यही बनेगा आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, राइट। ये आपको आंसर मिल जाएगा, बस समझ में आया? तो ये वाला भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए और ये वाला भी फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसका नोट बना लीजिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई 6.1 की। 6.2 चलने से पहले हमें कुछ थ्योरम प्रूव करने हैं, ठीक है। तो वो थ्योरम प्रूव करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर हमको क्या सोचना है अब आने वाली एक्सरसाइज में। और ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आने वाले चैप्टर ट्रायंगल में भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जब आएगा तो वहाँ पे तो और ज़्यादा काम आएगा, ठीक ना। तो ये आने वाले चैप्टर्स मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आपको आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगे और आने वाले क्लासेज में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस अगर होंगे और उनको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा, दोनों को एक ही लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल, राइट। और अगर हम लोग बात करें इसको, ये मान लीजिए कि ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है और ये आपको मान लीजिए कि ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। ये क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, उसी तरीके से एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है, ठीक ना। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि
देखिए ध्यान से, ये एंगल अगर ये लाइन इसके है तो इसके पास अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे बताते हैं ये वाला हमारे पास लाइन है, ठीक है, उसके बाद ये कोई लाइन कट कर रही है जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहेंगे, तो ये वाला एंगल जो होगा ना वो इस वाले एंगल का इक्वल होगा। बात समझ में आया? ध्यान से समझिएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, जिससे हम लोग कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ध्यान से देखिएगा, ये आखिर और क्या है, क्योंकि कभी कभी फिगर जो होगा आपको वर्टिकल भी दे सकता है, ठीक है, कैसे भी करके आपको फिगर देगा, तो आप करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझेंगे क्या? करेस्पॉन्डिंग मतलब जैसे ये लाइन है इसके ऊपर वाला एंगल, ये लाइन है इसके भी ऊपर वाला एंगल, और दोनों सेम साइड का होना चाहिए। मतलब अगर लाइन आपके पास है, एक और लाइन है, तो अगर इसके ऊपर वाला बात करें तो उसी साइड का इस वाली लाइन के भी ऊपर वाला एंगल जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला और ये वाला आपका करेस्पॉन्डिंग होगा, इसके आधार पे अगर देखा जाए तो ये 5 होगा और ये 2 आपका क्या हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसके इस लाइन के ऊपर लेफ्ट में, इस लाइन के ऊपर भी लेफ्ट में, दोनों एक जैसा, एक लाइन के ऊपर लेफ्ट में तो दूसरी लाइन के भी ऊपर ही और लेफ्ट में ही, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से इस साइड अगर सोचे तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के राइट में और इस लाइन के राइट में, यानी कि अगर आपको इसकी बात करें तो ये भी आपस में करेस्पॉन्डिंग ही कहे जाएंगे। बात समझ में आया? यानी कि दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, एक लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी लाइन के ऊपर होना चाहिए, एक लाइन के लेफ्ट में है तो दूसरा भी लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए, उसे हमने करेस्पॉन्डिंग कहा। वही काम, एक लाइन के ऊपर है और दूसरा भी लाइन के ऊपर है, और एक लाइन के राइट में है दूसरा भी लाइन के राइट में है, मतलब ऊपर और राइट में दोनों लाइन के जो होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग कहेंगे। मीन्स एंगल 6 विल आल्सो बी इक्वल टू एंगल 3। बस समझ में आया? उसी तरीके से जब ऊपर की हमने बात की, अब नीचे की भी बात करेंगे, तो नीचे और राइट लेफ्ट में, नीचे और लेफ्ट में, नीचे और राइट में, तो ये सारे के सारे एंगल क्या कहे जाएंगे आपस में? करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आया? अगर ऊपर तो ऊपर ही, लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही, ठीक है, ऊपर और लेफ्ट में एक जैसा, नीचे और लेफ्ट में एक जैसा, ऊपर और राइट एक जैसा, नीचे और राइट, ये भी, ये सारे आपके क्या कहे जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात देखिए ध्यान से, दूसरे वाले में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास पैरेलल लाइन है और ये आपका मान लीजिए ट्रांसवर्सल है, तो इसके याद रखिएगा, इस वाले के नीचे और इस वाले के ऊपर बट दूसरी साइड में, ठीक है, एक के नीचे और लेफ्ट में, दूसरे के ऊपर और राइट में, यानी कि ये करेस्पॉन्डिंग का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग में ऊपर है तो ऊपर ही रहना चाहिए, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहना चाहिए, लेकिन इसमें अगर एक के नीचे है तो दूसरे के ऊपर होना चाहिए। बस समझ में आया? और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके अंदर ये लाइन तो एक तरीके से बाउंड्री तय कर रही है, तो इसके अंदर लेकिन अलग अलग साइड में, एक ऊपर वाले लाइन के और एक नीचे वाले लाइन के, एक लेफ्ट में और एक राइट में अगर होता है तो इससे भी हम लोग ये भी इक्वल होता है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 भी होगा। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड सिमिलरली ये वाला एंगल जो होगा वो इसके भी इक्वल होगा, मीन्स एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 4। बस समझ में आया? तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे कहते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस समझ में आया? तो याद रखिएगा, दो हैं तो दोनों के बीच में, यानी इंटीरियर का मतलब इनके दोनों के जो बाउंड्री इन्होंने सेट किया है उस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होना चाहिए। जैसे ये लेफ्ट में है तो ये राइट में, ये यहाँ पे ये लेफ्ट में है तो ये राइट में है। बात समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आया? तीसरी चीज जो होती है, तीसरी चीज जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास पैरेलल लाइन है, यहाँ से ये करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल है, तो इसके नीचे और इसके भी नीचे जब सेम साइड की बात हो जाए, यहाँ पे क्या था, अपोजिट साइड था, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, लेकिन यहाँ पे अंदर हो लेकिन सेम साइड में हो, दोनों लेफ्ट में और दोनों राइट में हो, तो ऐसे एंगल जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6,
ये आपके दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है, यानी कि दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। बात समझ में आया? ये तीन चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है पैरेलल लाइंस में, ये तीन चीजें आपको ध्यान देना होगा। इन्हीं की तीनों का आपके पास बहुत ज्यादा यूज होने वाला, बहुत ज्यादा समझ लीजिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन दोनों के सेम साइड होना चाहिए। सेम का मतलब ऊपर भी हो और लेफ्ट में भी है, तो दोनों के ऊपर और लेफ्ट में होना चाहिए। ऊपर है राइट में है तो दोनों के ऊपर और राइट में होना चाहिए। नीचे और लेफ्ट में है तो नीचे और लेफ्ट में होना चाहिए। नीचे और राइट में है तो नीचे और राइट में होना चाहिए। उसे हम लोग कहेंगे करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम लोग अल्टरनेट के, तो दोनों के बीच में होना चाहिए। ऊपर वाला ऊपर की बाउंड्री, नीचे वाली नीचे की बाउंड्री, उन दोनों के बीच में, बट अपोजिट साइड में। और दोनों के बीच में लेकिन सेम साइड में हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। बात समझिए? तो देखिए कुल मिला लो कि अभी तक हमने जो जितने एंगल्स पढ़े हैं, चाहे वो एक लाइन से एक पॉइंट के एंगल हो या फिर पैरेलल लाइंस के बीच में हो, लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल और को इंटीरियर, ये तीनों जो होते हैं वो कितने होते हैं, 180 के होते हैं। ये तीनों कितने के होते हैं, 180 के। चाहे लीनियर पेयर में आप सम देख लो, चाहे आप स्ट्रेट एंगल में सम देख लो, चाहे वो आपका को इंटीरियर में सम देख लो। तो कहीं पे भी अगर कुछ एंगल जोड़ के उसका सम 180 आ रहा है तो इन्हीं तीनों में से कोई होगा। अगर पैरेलल लाइन होगा तो को इंटीरियर होगा। अगर एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट से दो एंगल होंगे तो लीनियर पेयर होगा, और दो से ज्यादा होंगे तो आपका स्ट्रेट एंगल होगा। उसके अलावा आपने उधर देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि तीन एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। इतना का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आराम से आगे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट एक एंगल और आता है जो कि कंपटीटिव लेवल पे आता है, ठीक है। ये आपके ये तीन एंगल है तो आप क्लास 9th और क्लास 10th आराम से क्लियर कर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जब कंपटीटिव लेवल्स पे आप बैठते हैं, जब कंपटीशन देने के लिए बैठते हैं, तो वहां पे आपको चौथा एंगल भी मिलता है पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। और वो एंगल क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। इसी का ठीक उल्टा होता है। अल्टरनेट में क्या होता है, अंदर होता है, इंटीरियर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सटीरियर होता है, यानी कि इधर का बाहर और इधर का बाहर, लेकिन साइड अलग होना चाहिए। जैसे इसमें साइड अलग होता है ना, एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में, वैसे इसमें भी होना चाहिए, एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखें तो ये 3 और 7, यानी एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। बात समझ में आया? और उसी तरीके से इधर की भी बात करें तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। इससे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आया? तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये कंपटीशन लेवल का है, बट बच्चा वहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे आप कंपटीशन की तैयारी करने तो बस टीचर कह देंगे कि देखिए ये आप लोग 9th में पढ़े हैं, और उसके बाद इस पर क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बाद में करने से अच्छा है हम पहले ही करते चले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। एक बार हम परीक्षा में फेल हो जाएं क्योंकि हमको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नहीं आता है, ठीक है, उससे अच्छा है कि हम पहले से उसको तैयार करते चलिए। बात समझ में आया? तो ये आपके पास पैरेलल लाइंस के लिए कुछ आपके पास क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जानना जरूरी है। हालांकि लेकिन आप लोग क्लास 9th में और क्लास 9th में मेरे कहने पे भरोसा आपको नहीं करना है, ठीक है। इन सारे को हमको प्रूव भी करना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग जो होता है वो इक्वल होता है, अल्टरनेट जो होता है वो इक्वल होता है, को इंटीरियर जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ना थोड़ा सा नोट कर जरूर बना लीजिएगा इस फिगर के हिसाब से, ठीक ना। वीडियो पॉज कीजिए, नोट बनाइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अभी भले ही आपको समझ में आए लेकिन बाद में भूल सकते हैं, इसलिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। थ्योरम 6.2 क्या कर रहा है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, मतलब दो ठो पैरेलल लाइंस हैं, लेट दिस इज एंड दिस इज आवर पैरेलल लाइंस, नेम इट AB एंड CD, ओके। और इसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, लेट इट बी P एंड Q, ओके, ठीक ना। तो आप क्या को दिया गया है कि दो पैरेलल लाइन को अगर काट रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। अभी मैंने बताया ना
अल्टरनेट इंटीरियर आपको इक्वल होगा, लेकिन मैंने ये भी बोला कि आपको भरोसा नहीं करना होगा, आपको प्रूव करके देखना होगा, ठीक है। बिना प्रूव के कोई कह देता है कि ये होता है तो आप मान मत लीजिए, ठीक है। आप इस एज में हैं कि अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर आपको आगे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले आप लिखिएगा गिवन, गिवन में क्या करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल which intersects AB at M and CD at N, ठीक है। AB और CD पैरेलल है, जो कि PQ जो है ट्रांसवर्सल है, जो कि AB को M पे और PQ पे को N पे काट रही है। बस समझ में आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव में हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एंगल AMN इक्वल टू एंगल MND एंड एंगल BMN इक्वल टू एंगल MNC। देखिए AMN हमको ये इसके इक्वल अल्टरनेट तो यही होगा ना, तो इसको हम लोग इस वाले एंगल को क्या कहेंगे, AMN, और इस वाले अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी आपस में अल्टरनेट होंगे BMN MNC के। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लिखेंगे प्रूफ में, देखिए प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस AB is parallel to CD and PQ is transversal, PQ is transversal। देखिए ABCD के पैरेलल है और PQ ट्रांसवर्सल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना। तो हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एंगल MNC इक्वल टू एंगल PMA। ध्यान से देखिए, ये वाला MNC ये वाला इस वाले के इक्वल होगा। मैंने अभी बताया इससे क्या कहेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए MNC को हम लोग जो है MNC को MNC ही रहने देते हैं, ठीक ना। तो एंगल MNC बी लाइक दिस, ओके। हम लोग PMA को क्या लिख सकते हैं, BMN लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल BMN। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर तो ये ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए ध्यान से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, सिंस एंगल PMA इक्वल है एंगल BMN के, और रीजन दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा पहला प्रूव हो गया। देखिए BMN जो है MNC के, तो MNC इक्वल टू BMN, ठीक है। बस लिख दीजिएगा आगे सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस से हम लोग कह देंगे कि एंगल AMN जो होगा वो इक्वल होगा एंगल MND के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। बात समझ में आया। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, प्रूव हो गए। इसका मतलब मैंने जो बताया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, मैंने सही बताया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। दिया है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। देखिए इस बार आपको ये पैरेलल लाइंस नहीं दी गई है, ठीक है। आपको सिर्फ ये A है, ये B है, ये मान लीजिए C है और ये D है। कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल है, मान लीजिए PQ, और ये इंटरसेक्ट कर रही है M और N पे, ठीक है। याद रखना AB इज नॉट पैरेलल टू CD, ये बात दी ही नहीं है, बट ये चीज दे दिया है कि ये जो अल्टरनेट वाले एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये आपस में इक्वल है। तो आप बताइए कि लाइन पैरेलल है, ठीक है। एकदम पिछले वाला का ठीक उल्टा है, ठीक है। पिछले वाले में कहा था कि ये पैरेलल लाइन है, बताइए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। इस वाले में कहा जा रहा है कि ये अल्टरनेट इक्वल है, तो बताइए पैरेलल होगा। पैरेलल था तो अल्टरनेट इक्वल, अब अल्टरनेट इक्वल है तो आप प्रूव कीजिए कि वो पैरेलल है, ठीक है।
इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्स थ्योरम। क्या कहेंगे? कन्वर्स थ्योरम, यानी एक जो थ्योरम दे दिया उसी का ठीक उल्टा करके हम अगर प्रूव करें तो आगे वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे क्या? गिवन में लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersected by PQ at M and N respectively। ठीक है, ए बी और सॉरी इस पी को मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, ए बी और सी डी एक लाइन है, दो लाइन है जिसको पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है एम पे और एन पे रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने पहले ए बी लिखा है तो इसमें जो पहले लिखा है वही, यानी ए बी पे आपका एम होगा और सी डी पे आपका एन होगा। बात समझ आता? देखिए ए बी पे एन है और सी डी पे एन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रूव, सॉरी पहले लिखेंगे करना क्या है, टू प्रूव। तो प्रूव हमें क्या करना है कि हमारा ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस, एक मिनट, यहां पे एक चीज और दिया हुआ है, आगे करके लिख दीजिएगा, एंड एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल एम एन डी और एंगल बी एम एन इक्वल टू एंगल एम एन सी। ठीक है, ये बात भी दिया है, ये वाला ए एम एन एम एन डी के इक्वल और बी एम एन क्या है, एम एन सी के इक्वल। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब इसी को हम लोग उल्टा इधर कर दें। ठीक ना, यानी कि हम लिख सकते हैं सिंस एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल व्हाट, एम एन डी, ये हमको क्या है, गिवन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए ए एम एन जो है एम एन डी के इक्वल है, गिवन दिया है। ठीक है, तो इसी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, मीन्स इन प्लेस ऑफ ए एम एन हम क्या लिख सकते हैं, पी एम बी इक्वल टू एंगल एम एन डी। देखिए इसके अपोजिट ये है ना, पी एम बी। ठीक ना, क्यों, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस ए एंगल ए एम एन इक्वल है एंगल पी एम बी के। ठीक है, और ये है क्यों, ये है वर्टिकली अपोजिट के कारण, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट है इसलिए इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा इसके इक्वल ये आ गया। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करें तो यहां से अगर इसके इक्वल ये आ गया तो दोनों के ऊपर और दोनों के सेम साइड, ऊपर और सेम साइड अगर दोनों के है तो इसके मतलब वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। और करस्पॉन्डिंग कब इक्वल होता है, जब लाइन पैरेलल होती है। करस्पॉन्डिंग कब इक्वल होता है, जब लाइन पैरेलल होती है और हमारा करस्पॉन्डिंग इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूव होता है कि हमारी लाइन क्या है, पैरेलल है। तो लिख दीजिएगा बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, but they are corresponding angles, but they are corresponding angles, this implies that AB is parallel to CD। इसका मतलब AB जो हुआ वो CD के क्या हुआ, पैरेलल हुआ, ये आपका प्रूव हो गया। बस समझ में आया? तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। कह रहा है ना कि दो पैरेलल लाइंस, इस बार पैरेलल लाइंस दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ये वाली जो है वो ट्रांसवर्सल है, मीन्स पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल, जो कि मान लीजिए कि एम और एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, गिवन ये आप लोग खुद लिखोगे, गिवन आप लोग खुद लिखिएगा, और ये गिवन में कुछ नहीं लिखना है बच्चा, बस आप लोग जो थ्योरम 6.2 और एक चीज और है, पिछला वाला जो हम लोग थ्योरम किए थे 6.3, उसके यहाँ पे थ्योरम 6.2 ही लिखा हुआ था, उसे क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक ना, तो थ्योरम जो 6.2 हम लोगों ने किया था ना, उसी का जितना गिवन आपने लिखा है सेम टू सेम लिख दीजिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट एम एंड पी क्यू एट एन, राइट। फिर उसके बाद टू प्रूव, टू प्रूव में कह रहा है ना एंगल ए एम एन प्लस एंगल एम एन सी
ये इक्वल टू 180 होगा एंड एंगल बी एम एन प्लस एंगल एम एन डी ये इक्वल टू 180 होगा। ये आपसे पूछा कह रहा है कि सेम साइड जो इंटीरियर एंगल का होगा, ठीक है, वो 180 होगा। अभी मैंने बताया इसको क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 180 के होते हैं। या फिर इसको और इसको भी हम लोग बात करें तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला एंगल, चूंकि अगर हम लोग बात करें नॉर्मली तो क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। हमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस प्रॉपर्टी को हमको प्रूफ करना होगा उसको छोड़ के हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें अल्टरनेट को प्रूफ करना था तो हमने करस्पॉन्डिंग और वर्टिकली अपोजिट को यूज कर लिया, ठीक है। हमें को इंटीरियर को यूज करना है तो हम अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली लिख सकते हो ऑन लाइन सी एन बी, सॉरी सी एन डी, दिस इज योर लाइन सी एन डी। अगर इस पे हम लोग बात करें तो एंगल एम एन सी प्लस एंगल एम एन डी ये इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल जब सेम पॉइंट पे दो एंगल होंगे और 180 तो ये आपका क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट पे इधर वाला एंगल भी है, ये इधर वाला भी है, तो लीनियर पेयर। और इसी पॉइंट पे दो से ज्यादा एंगल होंगे तो वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब होंगे तो वो आपका क्या होगा, को इंटीरियर होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, एम एन सी। तो एम एन सी जो है आपका एम एन सी, इसको आप लिख सकते हैं क्या, बी एम सी। एंगल एम एन सी की जगह पे आप लिख सकते हैं एंगल बी एम सी, ठीक है, प्लस एंगल एम एन डी इजकल टू 180। देखिए हमने क्यों ऐसा किया, बी एन सी ये है, सॉरी एम एन सी ये है और बी एम सी ये है। तो ये दोनों देखने में नहीं लग रहा है कि ये अल्टरनेट है क्योंकि पैरेलल लाइन दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सिंस एंगल एम एन सी इक्वल है एंगल बी एम सी, इसलिए मैंने लिखा। और वो क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब यही चीज देखिए आपको प्रूव करना था, एक मिनट, बी एम सी की जगह पे हमने कर दिया एम एन सी, ठीक है। फिर गलती किया है, और गलती वो ये है बच्चा कि यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे बी एम एन होगा। आई एम सॉरी फॉर डेट, क्योंकि यहाँ पे बी एम के बाद सी मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, बट बी एम एन होगा ना ये वाला एंगल, ठीक है। दिमाग में यही चल रहा था, बट सॉरी फॉर डेट, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, प्रूव हो गया। देखिए ध्यान से, बी एम एन जो है वो एम एन डी के इक्वल 180 दे दिया गया है, बस आगे लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल ए एम एन प्लस एंगल एम एन सी इट इज आल्सो इक्वल टू 180, ओके, इट इज प्रूव्ड, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर अगला थ्योरम हम लोग करते हैं। इफ ट्रांसवर्सल, जैसे हम लोगों ने अल्टरनेट का कन्वर्स देखा ना, तो ऐसे ही को इंटीरियर वाला भी कन्वर्स में है, ठीक है। ए बी जो है और सी डी जो है ये किसी ट्रांसवर्सल, मान लीजिए पी क्यू के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही है एम एन पे, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इस बार ना ये वाला जो है इसके 180 का है, ठीक है। तो गिवन आप पूरा जो 6.3 में हम लोगों ने लिखा था सेम आप लिखोगे, ठीक है, कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय पी क्यू एट एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। इतनी बात सिर्फ लिखोगे, नहीं कि आगे जो मैंने इक्वल करके एंगल दिया था वो भी लिखना नहीं है। उसके जगह पे आप क्या लिख देंगे, एंगल ए एम एन इजकल टू एंगल एम, सॉरी प्लस एंगल एम एन सी ये इजकल टू 180, ठीक है, एंड एंगल बी एम एन प्लस एंगल एम एन डी इट इज आल्सो इक्वल टू 180। ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में हम लोग लिखेंगे सिंस ए एम एन प्लस एंगल एम एन सी
इट इज इक्वल टू 180, इसको इक्वेशन 1 क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक ना। एंड ऑन लाइन सी एंड डी, लुक एट हियर, सी एंड डी, इस लाइन पे अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 180 का होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर, याद आ रहा है ना। तो इसको आप करिएगा क्या, एंगल एम एन सी प्लस एंगल एम एन डी, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एम एन सी एम एन डी के क्या है 180, रीजन लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, राइट। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड लिखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखिए दोनों के राइट हैंड साइड में क्या है 180 दिया गया है, तो दोनों के राइट हैंड साइड में आप 180 लिख दीजिएगा और यहाँ पे हो जाएगा। तो जब भी दोनों का सेम अगर होता है किसी भी इक्वेशन में, एक साइड कोई भी साइड अगर इक्वल है तो दूसरी साइड क्या होती है, आपस में हमेशा इक्वल होती हैं। मीन्स ए एम एन प्लस एंगल एम एन सी, इट विल बी इक्वल टू एंगल एम एन सी प्लस एंगल एम एन डी, ठीक है। ये लेफ्ट वाला इस लेफ्ट वाले के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ एम एन सी है तो दे विल बी कैंसिल बाई ईच अदर, ठीक है। तो कितना आएगा, एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल एम एन डी, ए एम एन डी के इक्वल है, तो ये दोनों अल्टरनेट नहीं दिख रहे हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा अल्टरनेट अगर इक्वल होगा तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अभी पढ़ के आए ना थ्योरम 6.3 में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगी, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया इक्वल, इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल। तो लिख लीजिएगा, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, but they are alternate interior angles, this implies that AB is parallel to CD। पसंद में आया, AB is parallel to CD, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आज बस हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐप पे क्लासेस शुरू हो चुके हैं, कोर्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाइए, राहुल एडुकेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उस पर अपने क्लास 10th और क्लास 9th की क्लासेज अभी स्टार्ट हुई हैं, 8th और 7th की क्लासेज कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस ऐप पे चले जाइएगा, आगे के जो क्लासेज होंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को हम लोग यूट्यूब पे देख लिया जाएगा अच्छे से, ठीक है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। बट अगले अगर हम लोग बात किया जाए, आगे के जो क्लासेज होंगे वो हमारे पूरी की पूरी ऐप पे ही चलने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे और भी आपको कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी अच्छा खासा करवाया जाएगा, जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई देता है उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, और आगे कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी हम लोग प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।